आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। एक फिल्मी डायलॉग है कि मैं जो कहता है वो करता है और मैं जो नहीं कहता वो पक्का करता है। नरेंद्र मोदी के साथ ये डायलॉग थोड़ा बदल जाता है। जो रेस में है वो नहीं होता है और जो रेस में नहीं है वो पक्का होता है। 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति जिस तरीके से हुई, सस्पेंस जैसा बना रहा। रेस में जिन नामों की चर्चा रही है, दूर दूर तक किसी का भी तुक्का निशाने पर नहीं लगा। सारे के सारे अनुमान धराशायी। नरेंद्र मोदी के ये फैसले सिर्फ चौंकाने वाले नहीं हैं, ये आगे आने वाली राजनीति और सत्ता के समीकरणों के लिहाज से बहुत मायने रखने वाले भी हैं। 2023 विधानसभा चुनाव को आधार बना करके विपक्ष हिंदुस्तान का 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार कर रहा है, आप ऐसा मान सकते हैं। एक राय आपकी यह भी हो सकती है कि 2023 के इन चुनावी नतीजों और 3 राज्यों में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कमान थमाई है, उसके आधार पर बीजेपी 2047 तक की तैयारियों में जुटी दिखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के विजन को कामयाब करने की रणनीति से आप आज की तारीख में लिए जा रहे फैसलों को जोड़ करके देख सकते हैं और आज इसी का विश्लेषण हम करेंगे अर्ध सत्य में। और ये जो फैसले हैं, ये सोशियो पॉलिटिकल डिसीजंस स्ट्रैटेजी के हिसाब से लिए जा रहे हैं और इसे आप मोदी का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लीडरशिप में जो चेंजेस हुए हैं वो इसी का हिस्सा हैं और नतीजा भी। जो भविष्य के भारत की कमान थामेंगे, भारत को विकसित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए आपको अलग अलग तरह के समीकरण साधने होते हैं, लीडरशिप में चेंज करना होता है, अपने संगठन को मजबूत करना होता है, सबल सक्षम करना होता है और अपने ही तहत एक नई पीढ़ी को तैयार करके उसको ताकतवर करना होता है और उसके हाथ में अपने सपने को पकड़ाना होता है कि 2047 में जो संकल्प लिया जा रहा है, आज वो पूरा करके दिखाओ। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ 3 फ्रंट पर काम करते हुए दिख रहे हैं। एक इकोनॉमिक फ्रंट, आर्थिक मोर्चा है, जहां देश की तरक्की जरूरी है क्योंकि विकसित राष्ट्र बनाना है। सोशल फ्रंट, जहां जाति की एक अलग तरह की रीति नरेंद्र मोदी तैयार कर रहे हैं। वो जाति के नए मायने गढ़ रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में जाति एक मजबूत कारण है राजनीति में बने रहने का, इसलिए जाति को जात से काटने की तैयारी में भी वो दिख रहे हैं, जैसे लोहा लोहे को काटता है। और यह जो अलग अलग राज्यों में आप नेतृत्व परिवर्तन देख रहे हैं, वो उसी का नतीजा है। आज मैं आपको मोदी के मास्टर स्ट्रोक के राजनीतिक और सामाजिक कोड को डिकोड करके दिखाना चाहूँगा। भारत की राजनीति में हो रहे बदलावों को अलग अलग अध्याय के हिसाब से समझाने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिक्स के हिसाब से बीजेपी कैसे परफेक्ट सोशल बेस तैयार करने में जुटी हुई है, इसे समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आज की जो राजनीति है, उसमें जितने बड़े चेहरे आपको दक्षिण से उत्तर तक दिखते हैं, उन पर नज़र दौड़ाइएगा और 10 साल की राजनीति को ध्यान में रख करके इन चेहरों के बारे में आज की तारीख में सोचिएगा। अब ये आपके सामने वो चेहरे हैं जो नरेंद्र मोदी के मुकाबले में हैं। सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव और उस तरह के जो बाकी चेहरे आपको, ममता बनर्जी, चंद्रशेखर राव, नीतीश कुमार, ये वो नेता हैं जो 70 पार कर चुके हैं
और 5 साल तक इनकी राजनीति है, उसके आगे बहुत कम आप मानेंगे कि इन नेताओं की राजनीति होगी। इसलिए नरेंद्र मोदी इन राजनेताओं से लड़ने, जूझने और इनको हाशिए पर रखने की क्षमता रखते हैं आज की तारीख में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी की यूएसपी है, एक बड़ा फैक्टर है इस देश में सत्ता में बने रहने के लिए और चुनावी राजनीति में जीत को हासिल करने के लिए। तो यह जो पीढ़ी है जो नरेंद्र मोदी के मुकाबले में है, उस पीढ़ी पर नरेंद्र मोदी अकेले भारी पड़ रहे हैं, सोनिया गांधी से लेकर के चंद्रशेखर राव तक। तो जो इस वक्त भारतीय राजनीति की जो पहली कतार में राजनेता हैं, उन राजनेताओं को आप देखिए। और ये जो नेता हैं दक्षिण से भारत तक, उत्तर से दक्षिण तक, इनकी राजनीति अब लगभग खत्म है। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्लेट बदला जाए और इस बात को आगे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी सीधा मुकाबला इन्हीं लोगों से कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने अकेले ही संभाल रखा है, वही आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब बारी बारी से ये जो 70 पार राजनेता हैं, इनके मुकाबले में नरेंद्र मोदी हैं, तो कितनी मुसीबत है और कितनी मुश्किल है इनके लिए, यह समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में सत्ता में आए। उस वक्त कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथ में थी, यानी कि 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की अगुवाई में जो सरकार चल रही थी, उसकी कमान सोनिया गांधी के पास थी। मोदी ने चुनाव में 2 फ्रंट पर मुकाबला किया। एक तरफ सरकार संभाल रहे मनमोहन सिंह और दूसरी तरफ सोनिया गांधी। मोदी मनमोहन सरकार की कमियों को देश के सामने लेकर के आए। दूसरी तरफ कांग्रेस में हावी परिवारवाद पर उन्होंने जमकर चोट किया। दोनों ही फ्रंट पर मोदी विजयी रहे। इस वक्त 77 साल की सोनिया गांधी ने सियासत से दूरी बना रखी है। उनकी जगह पर राहुल गांधी हैं और प्रियंका वाड्रा हैं। बीच बीच में सोनिया गांधी सीन में आती जाती रहती हैं। वही कांग्रेस की कमान आधिकारिक रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में। मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र 81 साल है। खड़गे कांग्रेस संगठन में कई सारे बदलाव कर रहे हैं, कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल में और कर्नाटक में जो जीत थी, उसने पार्टी की उम्मीद बढ़ाई थी, मजबूत भी की थी। लेकिन 3 राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस के हाथ से कमान छूटी है या कांग्रेस वहाँ औंधे मुँह गिरी है, उससे फिर बीजेपी ने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया है, बताया है। मोदी मैजिक की कार्ड के लिए कांग्रेस को अभी काफ़ी मेहनत करनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी तरह महाराष्ट्र की राजनीति में पीएम मोदी का मुकाबला शरद पवार से है, क्योंकि वो भारत की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में पवार ने बीजेपी और एनसीपी की एक कोशिश थी सरकार बनाने की, जिसको नाकाम कर दिया था। और पवार को इस बार नरेंद्र मोदी ने चित किया है, जब अजीत पवार को भी उन्होंने वहां की सरकार में शामिल किया, बीजेपी के साथ जो शिंदे सरकार चल रही है। तो अजीत पवार, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और बीजेपी, यह जो समीकरण है वो कुल मिलाकर के शरद पवार के महाराष्ट्र के भीतर जो राजनीतिक वर्चस्व चल रहा था, उसको एक तरीके से किनारे करने और कमतर करने की नरेंद्र मोदी की कोशिश रही है। अब बिहार ले चलता हूं आपको। बिहार में 75 साल के सियासी सूरमा मोदी को चुनौती देने का दम भर रहे हैं। अभी तक लालू यादव के दांव पेच की काट बीजेपी नहीं निकाल पाई। विधानसभा में लालू नीतीश का पलड़ा बेशक भारी पड़ा हो, लोकसभा में मोदी मैजिक की काट अभी उनके पास नहीं है। तो यह जो स्क्रीन पर आप चेहरे दिख रहे हैं, इन चेहरों से मुकाबला करते रहिए और आप ये अंदाज़ा लगाइए कि भारत की राजनीति में जब तक मोदी अगले 5, 7, 8, 10 साल तक हैं, उस समय तक इन सभी नेताओं की राजनीति खत्म हो जाएगी। भारत की राजनीति से इन नेताओं का महत्व लगभग गौण हो जाएगा। और इसी सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आती हैं। और पड़ोस का राज्य नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, वो भी आते हैं, पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य। क्षेत्रीय राजनीति के बड़े क्षत्रप नीतीश कुमार की उम्र 72 साल है, ममता बनर्जी 68 साल की हैं, नवीन पटनायक 77 साल के हैं। नीतीश कुमार इन दिनों काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन को खड़ा करने में एड़ी चोटी का दम लगा दिया। संख्या बल के हिसाब से बेशक संगठन बड़ा नजर आ रहा हो, रणनीति के लिहाज से
कुछ खास नहीं कर पा रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ नजर आया। हर पार्टी जो साथ थी वही चुनौती दे रही थी। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को बीजेपी के पलड़े में ही आंक रहे थे, तौल रहे थे। 68 साल की ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मोदी मैजिक को कंट्रोल करने में पूरा दमखम लगाए हुए हैं। विधानसभा चुनाव में तो वो संभाल ले जा रही हैं, लेकिन लोकसभा में उनके कदम उखड़ते जा रहे हैं। ये पिछले चुनाव नतीजे बताते हैं। 42 सीटों में से 18 सीटें बीजेपी ने जीती और अब बीजेपी ने वहाँ अपनी ज़मीन को और मजबूत करने की तैयारी की है। पिछले 5 वर्षों में बहुत फ़र्क आया है और हाल ही में अमित शाह का जो वहाँ की यात्रा थी, रैली थी कोलकाता की, उसमें उन्होंने जिस तरीके से सीए को फिर से लाने और लागू करने का दावा किया, उसने पश्चिम बंगाल के माहौल को गरमाया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एक संतुलित राजनेता हैं। उन्होंने उड़ीसा का विकास किया है और वहां उनका कोई विकल्प नहीं है विधानसभा के स्तर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। नवीन पटनायक अपनी सियासी जरूरतों के हिसाब से बीजेपी से पास दूर का संबंध रखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ उनका रिश्ता अच्छा है, दोस्ताना है, यह भी जग जाहिर है। उड़ीसा में बीजेपी की मेहनत उन्हें डराती रहती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। नवीन पटनायक की तरफ से भी सियासत से संन्यास लेने के संकेत मिलते रहते हैं, मिलने लगे हैं। उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है। नवीन पटनायक की पार्टी व्यक्ति विशेष की पार्टी है। नवीन पटनायक जिस दिन हट जाते हैं राजनीति से, उस दिन से बीजेडी का अस्तित्व लगभग गौण हो जाएगा। कुछ पार्टियां जो व्यक्तियों के आधार पर चलती हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो या महबूबा मुफ्ती की पार्टी हो या अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो, नवीन पटनायक की पार्टी हो, ये पार्टियां व्यक्ति विशेष के आधार पर चल रही हैं। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी हो, चंद्रशेखर राव की पार्टी हो, यह व्यक्ति विशेष पार्टियां हैं। व्यक्ति के हटने के बाद से बहुत मुश्किल है उस पार्टी का आगे बढ़ना और आज की तारीख में जो उसका जनाधार है उसको बनाए रखना, बचाए रखना। ऐसी चर्चा है कि नवीन पटनायक अपने निजी सचिव रहे आईएएस वीके पांडियान को अपना उत्तराधिकारी बना चुके हैं। और आप मोटे तौर पर जितने भी लोग उड़ीसा की राजनीति के हैं और वहाँ कामकाज देखते रहते हैं, उनको पता है कि पांडियान का वजूद उड़ीसा में क्या है। तेलंगाना की राजनीति के सबसे बड़े सूरमा चंद्रशेखर राव 69 साल के हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 73 साल के हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला 86 साल के हैं। अलबत्ता उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने अपने पिता के ज़मीन और विरासत को बचा के रखा है। अपनी संभावनाएं उन्होंने बना करके रखी हैं। मगर उत्तर दक्षिण दो ध्रुव पर सियासत के बड़े सूरमा जो जमे हुए हैं, सब के सब अपने क्षेत्र में मोदी मैजिक का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर नरेंद्र मोदी भारी रहे हैं। केसीआर इस बार के चुनाव में बेशक कांग्रेस से पराजित हो गए, लेकिन पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा उन्हें बीजेपी से ही परेशानी झेलनी पड़ी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपने दल का नाम तक बदल डाला। उनको राष्ट्रीय राजनीति में आना था। उनको लग रहा था कि यह जो गठबंधन बन रहा है विपक्षी दलों का, अगर मुझे यह कमान मिल जाती है तो फिर मेरे लिए भी एक संभावना बनती है प्रधानमंत्री बनने की। लेकिन सपने देखने में राजनीति में कोई बुराई नहीं है, सपने पूरे होते नहीं हैं। और प्रधानमंत्री बनने का सपना अगर नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष जिस तरीके से लामबंद होकर के हर आदमी अपने भीतर, अपने दिल के भीतर एक सपना पालने लगता है और वो प्रधानमंत्री का होता है, तो फिर इतने प्रधानमंत्री इतने सपने आपस में टकराने लगते हैं और यह टकराहट जो है वही नरेंद्र मोदी के आगे बढ़ने का एक बड़ा कारण बन जाती है। तो यह जो तीसरा मोर्चा बना, इसमें बहुत सारे सपने आए। चुनाव में हार के बाद उनके मंसूबे दम तोड़ते नजर आते हैं। चंद्रशेखर राव की बात मैं कर रहा हूं। ऐसा ही हाल फारूक अब्दुल्ला का रहा है। 370 पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर से उन्हें तगड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सियासी दांव से जम्मू कश्मीर की पूरी सियासी फजा बदल दी है। पिछले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर पर अमित शाह ने जिस तरीके से आंकड़े रखे हैं, सबूत रखे हैं, विकास और बेहतरी के वहाँ उदाहरण रखे हैं, इससे साफ होता है कि जम्मू कश्मीर में 2019 में 370 हटाने के बाद से हालात बदले हैं। वहाँ की बयार बदली है, वहाँ का माहौल बदला है, नौजवान का मानस बदला है। और जम्मू कश्मीर पर जब से 370 हटाने के सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है, उसके बाद से नरेंद्र मोदी सरकार के उस फैसले और फैसले के बाद वहाँ हो रही बेहतरी को एक तरीके से बहुत बड़ी मुहर मिल गई है। इसी तरीके से मैं आपको आंध्र प्रदेश लेकर चलना चाहता हूँ।
वहाँ की राजनीति में चंद्रबाबू नायडू एक बड़ा नाम रहे, लेकिन अब उनकी राजनीति हाशिए पर जा रही है। कई चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ा, भ्रष्टाचार के आरोप का सामना करना पड़ा। चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के रिश्ते फिलहाल साफ नहीं हैं। बीजेपी अभी अपने पत्ते खोल नहीं रही है, पश्चिम से लेकर के पूरब और उत्तर से लेकर दक्षिण तक। मैं कर्नाटक तक की बात कर रहा हूं। मोदी मैजिक ने 70 पार वाले सियासी सुरमाओं की नींद खराब कर रखी है। चुनौती बड़ी है, जिसका मुकाबला मोटे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी अकेले कर रहे हैं। अगर देश की राजनीति में मोदी जिन नेताओं के समकक्ष हैं, उन नेताओं को मोदी के रहते रहते आप राजनीति से बाहर देख रहे हैं, तो फिर उसके बाद जो राजनीति की ज़मीन होगी वो किसके पास होगी, अब मैं उस पर आऊँगा। और अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जिन लोगों को कमान दे रहे हैं, वो कमान देने के बाद देश के भीतर जो नई पीढ़ी राजनीति की बीजेपी की तैयार करेंगे, वो पीढ़ी कैसी होगी, और इस 70 पार पीढ़ी के बाद जाने वाली विपक्ष की पीढ़ी कैसी होगी, उनका आमना सामना कराऊंगा। पहले आप नरेंद्र मोदी को सुनिए। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, जन के फर्क से आवाज की जवाब देना है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। एक अकेला सब पर भारी। और अभी 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस बात को साबित भी कर दिया। नरेंद्र मोदी को इस बात का यकीन है कि हिंदुस्तान में जिस तरह की राजनीति और सत्ता के जरिए लोगों तक अपनी योजनाओं का फ़ायदा उन्होंने पहुंचाया है, वो प्रधानमंत्री के तौर पर उनके बारे में राय को एक अलग तरीके से देखता और रखता है। भारत का जो मानस है वो नरेंद्र मोदी को लेकर के एक अलग राय रखने लगा है, और नरेंद्र मोदी की ताकत और खूबी यही है। तो तमाम योजनाओं के ज़रिए अलग अलग वर्टिकल्स में, वो चाहे विदेश मामलों का हो, चाहे आर्थिक मोर्चे पर हो, समाज के भीतर जातियों से लड़ने का हो, या गरीब तबके को फ़ायदा पहुंचाने का हो, या विज्ञान और तकनीक के मामले में देश को आगे ले जाने का हो, इन सभी मोर्चों पर नरेंद्र मोदी ने अनवरत, लगातार और बराबर परिश्रम के साथ काम किया है, और टारगेट ओरिएंटेड काम रहा है, प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड काम रहा है। इसलिए उसके नतीजे दिखते हैं। उन नतीजों ने एक लोकमत तैयार किया है। उस लोकमत ने बीजेपी के हक में जनमत तैयार किया है। उस जनमत ने हाल फिलहाल में जो 3 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें बीजेपी को बहुमत दिया है। और उस बहुमत के बाद नरेंद्र मोदी ने जिन लोगों को वहाँ अपना मत दिया है, यानी कमान सौंपी है, उन लोगों को क्यों सौंपी है, इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे 3 सहयोगी आपके साथ सामने हैं, और ये तीनों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की राजनीति की रग रग से वाकिफ़ हैं। वहाँ नरेंद्र मोदी ने जो फ़ायदा उठाया है या जो फैसला लिया है, उस फैसले के ज़रिए क्या कुछ साधा है, यह समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ। राजस्थान आज का फैसला है, लेकिन राजस्थान पर आने से पहले मैं मध्य प्रदेश आना चाहता हूँ, और मैं अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज मनु के साथ आपको जोड़ता हूँ। मनोज, ये मध्य प्रदेश, मोहनलाल यादव, अचानक एक ऐसा नाम आता है जिसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। जितने अनुमान थे, जितनी अटकलें थी, राजनीति के जितने पंडित थे, उन्होंने दूर दूर तक भी नहीं सोचा था कि आप मोहनलाल यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश में देखेंगे। लेकिन चूंकि आप ज़मीनी समझ रखते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति की बारीक समझ रखते हैं, मोहनलाल यादव को सीएम बनाना, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाना, ये मध्य प्रदेश में जनमत को साधने में कितना बड़ा फैसला दिखता है। अब यशवंत जी, जैसे आपने व्याख्या की, निश्चित तौर पर वो व्याख्या बहुत सुंदर और सटीक थी, लेकिन जहां तक बात मध्य प्रदेश की आप कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आपको याद होगा जब ठीक अब से 1 साल पहले
शिवराज सिंह चौहान को हटाने की बात चल रही थी, उस वक्त तो ओबीसी से मोहन यादव और ट्राइबल से, आदिवासी समाज से सुमेर सोलंकी का नाम सामने आया। लेकिन दिल्ली के जो बड़े नाम, बड़े चेहरे, दिल्ली के जो सांसद और केंद्रीय मंत्री जब चुनाव लड़ने गए तो ये नाम दब गए और हवा में उड़ गए। किसी ने सोचा नहीं था कि मोहनलाल यादव का नाम निकल कर आएगा। ये संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और बाबा महाकाल की उज्जैन जो स्थली है वहां से विधायक चुनकर आते हैं। अब इससे दो बड़ा है, मालवा और निमाड़ कई साल से बीजेपी का साथ देता आ रहा है, लेकिन सरकार ने कभी वो चेहरा वहां से तय नहीं किया। लेकिन लोग इस बार कैलाश विजयवर्गीय को वो चेहरा मान रहे थे, लेकिन मोहन यादव को वहां से चेहरा मान लिया गया। तो एक तो मालवा निमाड़ का रिप्रेजेंटेशन हो गया, दूसरा संघ मोहनलाल यादव के साथ खड़ा हुआ है। जब भी किसी भी राज्य में, चाहे वो राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, आपको याद होगा कि उच्च शिक्षा जो विभाग होता है वो विभाग ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो संघ के बहुत नजदीक हो और संघ उसके हिसाब से शिक्षा की नीति और रीति तय कर सके। इसलिए मोहन यादव को वो विभाग भी दिया गया। एक तो नड्डा जी की नजदीकियां उनके साथ है, दूसरा संघ का असर उनके साथ है, और तीसरी चीज कि देश में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के पास यादव नेता नहीं है। एक भूपेंद्र यादव है, उनके बारे में हमेशा चर्चा चलती रहती है कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन केंद्र में वो नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं और तमाम उनकी प्लानिंग और मंत्रालय का अहम हिस्सा है, इसलिए उनको स्पेयर नहीं किया जा सकता। मोहन यादव को इसलिए चुना गया क्योंकि आने वाले समय में 2024 में एक संकेत पार्टी देना चाहती थी और इसलिए मोहन को चुना गया है। बिल्कुल सही। के साथ ये जो सारे चेहरे जी, शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में नाम में बहुत कुछ रखा है। मोहनलाल यादव उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का मुकाबला कर सकते हैं, मोहनलाल यादव बिहार में तेजस्वी यादव का मुकाबला कर सकते हैं। यादवों को बीजेपी भी उतनी ही तरजीह देती है और यादव मुख्यमंत्री भी बीजेपी के पास है। यह दिखा करके उत्तर प्रदेश और बिहार में किस हद तक यादव मतदाता को या यादव कम्युनिटी को बीजेपी साध सकती है, मनोज, इसका कोई अनुमान है कि जब 2024 का चुनाव होगा तो यही मोहन यादव आपको बिहार और उत्तर प्रदेश में असर करते दिखेंगे। वैसे भी एक बहुत बड़ी लंबी सीमा है, यानी कि भिंड और इटावा, मध्य प्रदेश का भिंड और उत्तर प्रदेश का इटावा, वो पूरा बेल्ट वहां से शुरू होता है और वो बुंदेलखंड से होता हुआ, विंध्याचल से होता हुआ रीवा सीधे सतना पहुंचता है। इसलिए मध्य प्रदेश की सीमा पर बसपा और सपा का असर है। ये पूरा बेल्ट असर करेगा, करीब 10-12 लोकसभा की सीटें हैं जो असर करेगी और सीधा असर होगा। दूसरा एक प्रमुख कारण ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी बूढ़ी हो रही है और बासी भी हो रही है। वो तमाम पुराने चेहरे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जो सालों से लगातार सत्ता में बने हुए हैं, और स्वाभाविक तौर पर आपको भी पता है कि कोई भी सत्ता छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए कड़े फैसले लेकर राज्यों से एक नई ऊर्जा निकाली गई है, चाहे वो राजस्थान। बिल्कुल मनोज सही कह रहे हैं, हम यहीं आ रहे हैं। दरअसल अरसत में हमारी कोशिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी वह पीढ़ी जो 70 के आसपास 65 से ऊपर जा रही है और 70 के पार होने जा रही है, उस पीढ़ी के बाद एक नई पीढ़ी तैयार की जानी चाहिए। और चूंकि पुराने लोगों को अपनी पकड़ या अपनी कुर्सी छोड़ने में तकलीफ होती है, ये सब जगह का मामला होता है, कुर्सी कोई छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन प्रसव पीड़ा जब कोई सहता है, पार्टी भी सहती है, तो उसके यहाँ एक बच्चा आता है, एक नई पीढ़ी आती है। और नरेंद्र मोदी को लगता है कि यह जो बुजुर्ग पीढ़ी है उसको जो पीड़ा हो रही है वो पार्टी के लिए बीजेपी की प्रसव पीड़ा है। आने वाली जो पीढ़ी है वो भारतीय राजनीति को बीजेपी के जरिए आगे लेकर के जाएगी। इसलिए मैं आपको राजस्थान लेकर चलना चाहता हूँ। मनु शर्मा जी, भजनलाल शर्मा पहली बार के विधायक भाई, और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, इन दोनों को आपने डिप्टी सीएम बनाया। ये मैंने पहले भी कहा कि नरेंद्र मोदी का मतलब यह कि जो रेस में है वो तो नहीं है, और जो रेस में नहीं है वो तो पक्का है। तो ये भजनलाल शर्मा जी कहाँ से आ गए? देखिए यशवंत राणा जी, ये जो सीधा अगर देखा जाए तो भजनलाल जी कहाँ से आ गए। भजनलाल सीधे तौर पर अगर देखे जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया, उसके बाद में 3 जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं उनके साथ में महामंत्री, और अभी जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी उनके उपाध्यक्ष। यानी राजस्थान के अंदर भजनलाल का वो स्थान था, यानी संगठन में काम करने का, जो जमीनी कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर नाम से पहचानता हो, नाम से बुलाता हो। आज गंगानगर चले जाएं, हनुमानगढ़ चले जाएं, इधर भरतपुर चले जाएं, तो दूसरी तरफ अलवर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो भजनलाल शर्मा अगर एक बार जिससे मिलते हैं तो उसको बाद में नाम से ही बुलाते हैं। तो सीधे तौर पर पार्टी ने ये देखा है कि संगठन के स्तर पर जो आदमी काम कर चुका है
और कार्यकर्ताओं को जो तवज्जो दे सीधे तौर पर। राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा पिछले 28 साल से या तो गहलोत या वसुंधरा, गहलोत या वसुंधरा, लेकिन ये जनरेशन शिफ्टिंग का काम हुआ है सबसे बड़ा, ये पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लेकर के किया है। और पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा को कमान देकर के दिखाने की कोशिश की है कि सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता जो सरपंच से चुनाव लड़ करके और सीधे महामंत्री, उसके बाद में अब उनको मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई है। यानी राजस्थान के अंदर जो आने वाला जो रोड मैप होगा मोदी का, उसकी कमान अब सीधे तौर पर भजनलाल के हाथों में होगी। जो गारंटी जो इन्होंने दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसका जो रोड मैप तैयार होगा, उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, यानी जो लोकसभा का चुनाव होगा उसके लिए सारी तैयारी अब इनके हाथों के अंदर रहेगी। साथ में जो दो नाम और रही है, जिसमें दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। दिया कुमारी वो है जिनको सीधे तौर पर यह माना जा रहा था कि राजस्थान की कमान इनके हाथ में होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे उनके हाथ में कमान नहीं दे करके उनको डिप्टी सीएम बनाया। यानी राजस्थान के अंदर कास्ट इक्वेशन भी देखी जाती है, जिसके अंदर राजपूत समाज को काफी अब की बार वोटिंग के अंदर काफी सहयोग किया है भारतीय जनता पार्टी का, तो सीधे तौर पर उनको भी तवज्जो दी गई है। साथ ही प्रेमचंद बैरवा निकल करके सामने आया है, ये है वसुंधरा खेमे से। वसुंधरा ने बहुत ताकत लगाई इस बार अपने आप को और अपने बेटे को सेटल करने के लिए कि कैसे भी उनको कहीं ना कहीं राजनीति में स्थान बना रहे राजस्थान की। लेकिन जिस तरह के कड़े फैसले लेकर के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने ये जो कदम उठाया है, इसको लेकर के आज राजस्थान के अंदर हर लोग चौंकाने वाले इस फैसले को देख रहे हैं। जी, ये मनु जी ने कहा है कि आप अगर पहली बार विधायक हुए हैं, इस आधार पर उस मुख्यमंत्री की कमान जिसको दी जा रही है उसको मत मापिए, बल्कि भजनलाल शर्मा वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संघ के अंदर काम किया है और गांव देहात कस्बा नगर शहर घूमते रहे हैं, पब्लिक कनेक्ट है उनका, वो राजस्थान की ज़मीन को समझते हैं, राजस्थान के अलग अलग इलाकों में जो सामाजिक समीकरण है उसको जानते हैं। इसलिए वैसा व्यक्ति जो राजस्थान की रग रग से वाकिफ़ है उसको कमान दी गई है। आप यह मत समझिए कि ऐसे व्यक्ति को दी गई जो पहली बार का विधायक है। वो संघ में रमा रचा पका हुआ है, इसलिए उसकी समझ राजस्थान की बेहतर है और 2024 के लिहाज से उसकी रणनीति या उसकी जो सोच समझ होगी वो बाकियों के मुकाबले बेहतर होगी, इसलिए दिया गया है। तो संघ के व्यक्ति को मध्य प्रदेश में दिया गया कमान, संघ के ही व्यक्ति को राजस्थान में कमान दी गई। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ लेकर चलना चाहता हूं और विष्णुदेव साय बहुत बड़े आदिवासी नेता हैं और आदिवासियों की आबादी छत्तीसगढ़ में 32% है, यानी छत्तीसगढ़ आदिवासी आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है आदिवासियों के लिहाज से। अब दीपक विष्णुदेव साय, इनको बना करके नरेंद्र मोदी ने मैसेज क्या दिया, इनको बना करके नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में कौन सा समीकरण साधा, इनको बना करके 2024 की राजनीति या 2024 में सत्ता में वापसी की नरेंद्र मोदी की उम्मीदों को कितनी ताकत मिली? देखिए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ की यदि भौगोलिक स्थिति समझे तो छत्तीसगढ़ 8 राज्यों से घिरा हुआ है। उड़ीसा आप चले जाइए, झारखंड चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, तो जहां पर ये जो बड़ी आबादी है आदिवासियों को, इसको साधने का प्रयास किया गया। एक चीज। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि विष्णुदेव साय के अब बैकग्राउंड में जाएंगे तो इनके पिताजी जनसंघ के जमाने से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी, उस समय जब जनसंघ हुआ करता था तो वो बैकग्राउंड चलता हुआ आ रहा था। ये भी 3 बार सांसद रहे मोदी सरकार की 2014 की गवर्नमेंट थी, वो इस्पात और कोयला राज्य मंत्री रहे, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे। लेकिन इनके साथ खासियत यह है कि यस मैन की छवि वाले, इनसे आप कुछ भी कह लीजिए, हाँ बोलते हैं ना नहीं बोलते। तो जब कोई ना नहीं बोलता या कुछ मिलता है तो उसके लिए नकारता नहीं है, जो भी दे दीजिए। इनसे मंत्री पद से इस्तीफा दिलवा के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और रायपुर भेज दिया गया दिल्ली से, इन्होंने उसमें भी हाँ कर दिया। तो जो हाँ वाली छवि थी इसका इनको लाभ मिला। और ये जिस समाज से आते हैं, कंवर समाज से आते हैं, जो कंवर समाज की जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि इस जो कंवर समाज के आदिवासी होते हैं बहुत शांत होते हैं, बहुत सौम्य होते हैं। ये आप कह सकते हैं जो ठहरा हुआ पानी होता है ये उस तरीके के हैं, तो उसको साधने का ये पूरा जो तरीका है वो अपनाया गया है। दूसरी बात ये है कि आज से पहले छत्तीसगढ़ में जब चर्चा होती थी तो बस्तर के आदिवासियों की होती थी, लेकिन एक नया दांव खेला गया है जिसमें सरगुजा संभाग, और सरगुजा में भी जो जशपुर है, जशपुर एक बॉर्डर है, वो बॉर्डर यदि आप छत्तीसगढ़ में हैं और
होगा, यदि आप जशपुर में रहते हैं तो आप झारखंड जाना प्रेफर करेंगे, आप उड़ीसा जाना प्रेफर करेंगे, आप यहाँ आना प्रेफर नहीं करेंगे। एक तो पहुंच विहीन मार्ग है, यदि आपको जशपुर जाना होता है तो आप वाया उड़ीसा जाते हैं, लेकिन इनको बनाने से ये झारखंड को साधा जा सकता है, उड़ीसा को साधा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों आपने देखा होगा कि नग्न प्रदर्शन होता है आदिवासी आरक्षण को लेकर, कांग्रेस समर्थित जो भूपेश की सरकार थी उसने ये तक कह दिया कि भाजपा आदिवासियों की विरोधी है। दीपक, मैं आपको बस थोड़ी देर रोकना चाहता हूं। दीपक जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि इस देश में हर दर्शक को जो इंडिया न्यूज़ का है उसको समझना चाहिए। आप जब एक राज्य में फैसला लेते हैं, उस राज्य से लगा हुआ जो राज्य होता है उसमें भी उसके नतीजे आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए बस्तर में आदिवासियों के लिहाज से बस्तर का जिक्र होता था, लेकिन जशपुर से, खास करके सरगुजा बेल्ट से एक ऐसे व्यक्ति को कमान दी गई जो यसमैन रहा है, और इससे झारखंड और उड़ीसा, इन दोनों राज्यों में जो आदिवासी बहुल हैं वहाँ भी बहुत हद तक आप अपने राजनीतिक हित को साध सकते हैं। दीपक यह कह रहे हैं। दो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे थे तो प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा की जयंती पर जाकर के और वहाँ से उन्होंने संबोधन किया था, उसका असर आपको छत्तीसगढ़ के चुनाव नतीजों में दिखाई पड़ेगा। और राजस्थान में चुनाव हो रहे थे तो मथुरा में वो गए और मीराबाई की 525वीं जयंती पर उन्होंने वहाँ से मीरा को ब्रिज से जोड़ करके और ब्रिज की मीरा को राजस्थान में पहुँचा करके उन्होंने राजस्थान के दर्शकों या मतदाताओं को साधने की कोशिश की, और वो चुनाव नतीजों में दिख भी रहा है। तो भारत में राजनीति की जो रणनीति हो गई है वो बदल रही है, और जनता चूँकि सूचना के रास्ते बदल रहे हैं। ये जो डिजिटल दुनिया हो गई, इस डिजिटल दुनिया ने खबरों को बहुत तेजी से आप तक पहुंचाने और इस डिजिटल दुनिया के जरिए जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है उसके माध्यम से आपके भीतर राय तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने लगी है। इसलिए दीपक जो कुछ भी कह रहे हैं उसके अपने मायने हैं कि फैसले जो होते हैं एक राज्य में वो बगल के राज्यों में प्रभाव डालते हैं। जैसे मनोज कह रहे थे कि सिर्फ मोहनलाल यादव को मुख्यमंत्री बना देने से उत्तर प्रदेश का जो इलाका मध्य प्रदेश से लगता है उस पर प्रभाव आता है, और बिहार में भी जो यादव बहुल इलाके हैं उस पर भी प्रभाव जाता है। अब मैं आपको अपने तीनों सहयोगियों को यहाँ साथ में रोकूंगा थोड़ी देर के लिए, और भारत में नरेंद्र मोदी ने जो नई पीढ़ी अपनी तैयार करनी शुरू की है। आप यह समझिए, नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में बीजेपी के भीतर से 70 के नज़दीक 70 पार राजनेताओं को धीरे धीरे वो सत्सम्मान, चाहे शिवराज सिंह हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, रमन सिंह हैं, उनको कोई ना कोई अलग तरह का ओहदा जिम्मेदारी दे करके हाशिए पर डाल रहे हैं। जो मुख्य राजनीति है, मुख्य धारा है बीजेपी की राजनीति की, उसमें वो नौजवान पीढ़ी को ला रहे हैं जिनके पास 20 साल 25 साल की राजनीति बाकी है, ताकि 2047 तक बीजेपी की जो मंशा है या उसका संकल्प है विकसित भारत का, उसको पूरा किया जा सके। और इसके पीछे संघ की बड़ी रणनीति है, और संघ के ही लोगों को आप देख रहे हैं कि इस कमान सब जगह सौंपी जा रही है। मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा में दी गई थी, अब आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों राज्यों में वैसे लोग हैं जो संघ के बैकग्राउंड के हैं। अब आप जो राजनेता अलग अलग राज्यों में बतौर मुख्यमंत्री बीजेपी के बैठे हुए हैं उन पर नज़र डालिए। तो मैं अपने पीसीआर से कहूँगा कि आप वो ग्राफिक्स लेकर के आइए जिन ग्राफिक्स में बीजेपी के अलग अलग नेता अलग अलग राज्यों में बतौर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। असम में हेमंत बिश्व शर्मा आपको दिखाई पड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में। आदित्यनाथ अभी 51 साल के हैं, दमदार और बेहद सधे अंदाज में वो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी की ज़मीन वहाँ मजबूत हो चुकी है, और यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश दूसरा गुजरात है, यानी कि वो स्थायी तौर पर बीजेपी का राज्य होने जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 48 साल के भी हैं, और वो लगातार अनवरत मेहनत कर रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की ज़मीन उन्होंने बहुत मजबूत कर रखी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा पिछले कुछ सालों में अपनी नई पहचान उन्होंने हिंदुस्तान के भीतर गढ़ी है, और जिन राज्यों में चुनाव होते हैं बीजेपी वहाँ उनको लेकर के जाती है। वो बीजेपी के एक नए स्टार कैंपेनर के तौर पर आपको दिख रहे होंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सिर्फ 53 साल के हैं, और महाराष्ट्र की राजनीति में तेजी से वो उभरे। उनको उन्होंने मुख्यमंत्री की कमान दी, और अब जब साझा सरकार है तो उनको उप मुख्यमंत्री बना रखा है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस ही बीजेपी का सबसे मजबूत और दमदार चेहरा है। पार्टी के आदेश को वो हमेशा अहमियत देते हैं।
आप बीजेपी के भीतर एक अनुशासन देखेंगे। जो फैसला संगठन की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से लिया जाता है, वो नीचे तक माना जाता है, चाहे फैसला मेरी मर्जी के खिलाफ ही क्यों ना हो, मेरे हित के विरोध में ही क्यों नहीं हो, लेकिन पार्टी हित निहित है तो ठीक है। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने सीएम रहने के बावजूद डिप्टी सीएम के पद को स्वीकार किया, ये उस बात का संकेत है, सबूत भी है। अच्छे से अपना रोल निभा रहे हैं। आज की तारीख में बीजेपी महाराष्ट्र में उन्हें अपना मजबूत सिपाही मानती है। तो अब आपने देखा कि असम से लेकर के महाराष्ट्र तक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर के अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक, ये जो नई पीढ़ी बीजेपी की तैयार हो रही है, ये बीजेपी के अभियान को आगे बढ़ाएगी और बीजेपी के संकल्प को आगे बढ़ाएगी। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं विकसित भारत 2047, तो उसकी खातिर उन्होंने संगठन को मजबूत किया। बीजेपी आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका संगठन 24 घंटे काम करता है, सबल, सक्षम और नतीजे देने वाला संगठन बन गया। अब नेतृत्व परिवर्तन पर नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और यह जो नई पीढ़ी आपको अलग अलग राज्यों में कमान संभालती हुई दिख रही है, वो नेतृत्व परिवर्तन के उसी फैसले के कारण है। बीजेपी की आगे चलने वाली जो युवा टीम है, उसमें कुछ नए नाम जुड़े हैं जिनका जिक्र अभी हम लोग कर रहे हैं। तो अब उनके बारे में भी आपको मैं बताता हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर जो बैठे हैं भजन लाल शर्मा, 55 साल के हैं। मध्य प्रदेश में 58 साल के मोहनलाल यादव, उनको मौका दिया गया है। छत्तीसगढ़ की कमान 59 साल के विष्णुदेव साय संभाल रहे हैं, यानी संभालेंगे। तो आप देखिए कि 60 से पहले के हैं। अगर मैं मानता हूं कि 70 या 75 साल तक राजनीति हो रही है, तो फिर इन सबों के पास 15-20 साल का समय है। योगी, पुष्कर सिंह धामी, हेमंत शर्मा के पास उससे कहीं ज़्यादा है, देवेंद्र फडणवीस के पास भी। तो केंद्र की राजनीति के लिए भी बीजेपी चेहरे तराशने का काम बखूबी कर रही है। ये सिर्फ राज्यों में नहीं है कि राज्यों में वो मुख्यमंत्री बना रही है। अगर आप केंद्र में आएंगे तो आपको लगेगा कि बीजेपी आगे आने वाली राजनीति में हमारे जो नए नए चेहरे हों, उनके ऊपर देश चलाने का जिम्मा हो, उन चेहरों को भी गढ़ा जा रहा है, निखारा जा रहा है और उनको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। मसलन अनुराग ठाकुर 49 साल के हैं, स्मृति ईरानी 47 साल की हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया 52 साल के हैं। तो इस तरह के नेतृत्व को भी बीजेपी आगे बढ़ा रही है, इनको जिम्मेदारियां दे रही है। तो केंद्र से लेकर के राज्य तक बीजेपी ने जिस तरीके से एक नई टीम अपनी खड़ा करने की कोशिश की है, आपको किसी भी दल में ऐसा नहीं दिखता है। अब आप ध्यान कीजिए, 10 साल की राजनीति को नज़र में रखिए और 10 साल की राजनीति में जो भी 70 पार के राजनेता मैंने पहले आपको बताए, वो सब बाहर हैं। और 10 साल की राजनीति में जो लोग आपको सामने दिखेंगे, उनके साथ बीजेपी की यह पीढ़ी मुकाबले में होगी। अब पीयूष गोयल केंद्र में हैं, 59 साल के हैं। किरण रिजिजू अरुणाचल के और पूर्वोत्तर के अच्छे बड़े नेता माने जाते हैं, 52 साल के हैं। धर्मेंद्र प्रधान 54 साल के हैं। और ये सब के सब मोदी सरकार में अहम जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी इनकी तैयारी में कोर कसर नहीं बाकी छोड़ रही है, सब फ्रंट फुट पर आकर के खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के ये सूरमा तैयार हो रहे हैं जो भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे। 2047 तक नए भारत की रूपरेखा तैयार कर सकेंगे। आप एक बात समझिएगा, एक नैरेटिव ये होता है कि 2047 तक भारत में गजवाए हिंद, ये खतरा जो है वो संघ भी समझता है और संघ बीजेपी के साथ मिलकर के आगे की रणनीति 2047, जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, उस 47 में आते आते भारत एक विकसित देश हो और उसके लिए नई पीढ़ी को आगे किया जाए, नई रणनीति तैयार की जाए। यह संघ और बीजेपी मिलकर के कर रहे हैं मोदी की अगुवाई में। केंद्र के स्तर पर हमने आपको राजनेता दिखाए, राज्यों के स्तर पर मुख्यमंत्री दिखाए और संकल्प 2047 का विकसित भारत का और गजवाए हिंद को काउंटर करने का। इसलिए इन दोनों स्थितियों में बीजेपी अपने आप को तैयार रखे और वो 2047 के लिए किसी भी स्तर पे कमज़ोर ना दिखे, इस मकसद से बीजेपी की तैयारी चल रही है। इस वक्त सत्ता के केंद्र में पीएम मोदी हैं, जिसके एक तरफ बीजेपी संगठन और दूसरी तरफ सत्ता में नेतृत्व परिवर्तन जो हो रहा है। अगर संगठन की बात करें तो बीजेपी के पास 11 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हैं। बीजेपी आज की तारीख में सबसे बड़ा दल है और यह बीजेपी के जरिए बड़े बड़े संकल्पों को, बड़े बड़े सपनों को, लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश के आसान होने का कारण है।
बीजेपी का संगठन 7 हिस्सों में है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जिसमें 120 मेंबर होते हैं, ग्राफिक्स देखते रहिएगा आप। उसके बाद राष्ट्रीय परिषद है, नेशनल काउंसिल, इसमें 10 लोग होते हैं, 13 उपाध्यक्ष, 9 महामंत्री, 1 संगठन मंत्री, 15 मंत्री और 1 कोषाध्यक्ष। लेकिन सत्ता का नेतृत्व परिवर्तन कैसे हो रहा है इसकी वानगी आपने देखी। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन, पीढ़ी का परिवर्तन। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन करके कमान विष्णुदेव साय को दी गई और उससे क्या फायदा है अभी हमारे सहयोगी दीपक आपको बता रहे थे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से कमान लेकर के और शिफ्ट कर दिया गया मोहन यादव को, उसका क्या फायदा है मनोज आपको बता रहे थे। और राजस्थान में वसुंधरा राजे को रोक करके भजन लाल शर्मा को वहां मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, उसका क्या फायदा है यह मनोज शर्मा आपको बता रहे थे। बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने अपने फैसलों में बहुत दूर की सोची है और इसीलिए उतनी दूर तक आमतौर पर जो पॉलिटिकल पंडित हैं या अनुमान अटकल लगाने वाले लोग देख नहीं पाते हैं। तो जहां जाकर के उंगली रखी जाती है कि यह आदमी कमान संभालेगा, वो आदमी अचंभा दे जाता है। अब आप देखिए कि भजनलाल शर्मा आज जो ग्रुप फोटो था विधायकों का, उसमें चौथी पांत में खड़े थे और वो अब सबसे पहली पांत में अगली सीट पर उनको लाकर के बिठाया गया है। किसी को अनुमान ही नहीं था। 2024 के चुनाव से पहले सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी पार्टियों पर हमलावर हैं। वो लगातार विपक्ष को अलग अलग मुद्दों पर घेर रहे हैं, इसलिए मुद्दों को समझना भी जरूरी है। एक नई जनरेशन खड़ा करके, जो पुरानी जनरेशन है उसके बाद जो नई पीढ़ी आएगी, उस नई पीढ़ी के बारे में बताऊंगा कि वो कौन सी नई पीढ़ी अपोजिशन में होगी जिसके लिए नरेंद्र मोदी अपनी नई टीम खड़ा कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, ताकि देश के लोगों का मानस नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर भरोसे का बनता चला जाए और भरोसा गहराता चला जाए, एक रिश्ता बन जाए जनमत का और बीजेपी का। उसकी बात कर रहा हूं। 2023 में 5 राज्यों के चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वंशवाद पर और भ्रष्टाचार पर करारी चोट की है और यह बहुत लंबे समय से वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 2023 में जो ये 3 राज्यों के चुनाव में ऐसा हो रहा है, लेकिन वो लोगों के दिमाग में बिठा रहे हैं कि इस देश में लोकतंत्र के लिए अगर सबसे बड़ा खतरा कुछ है तो यह जो है एक परिवार का, एक पार्टी के ऊपर कब्जा और भ्रष्टाचार भयानक बेहिसाब। जैसे झारखंड और उड़ीसा में छापेमारी में इस बार 400 करोड़ का सामने आना, तो बिहार में वंशवाद की राजनीति, उस पर हमला करते हैं। उत्तर प्रदेश में वंशवाद की राजनीति, उस पर हमला करते हैं। तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, देश के भीतर जिन जिन घरानों ने पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए उन राज्यों पर कब्जा जमा रखा है, उनके साथ साथ वो गांधी परिवार को निशाने पर लेते हैं और बताते हैं कि यह जो अगर पूरा साफ करना है अपने लोकतंत्र को और देश हित में देश के साधन संसाधनों को लगाना है, तो फिर भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा और ये वंशवाद हटाना होगा। तो जिन्होंने अपने बेटों या रिश्तेदारों को सत्ता में अपना उत्तराधिकारी बना रखा है, उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी आवाज बुलंद करते हैं और लंबे समय से कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, विपक्षी पार्टियों में जहां कांग्रेस से गांधी परिवार का वंशवाद नजर आता है, तो बिहार में लालू यादव, यूपी में मुलायम सिंह यादव का परिवार, मायावती का परिवार, कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला का परिवार या मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार, तेलंगाना में केसीआर का परिवार, झारखंड में सोरेन परिवार, आंध्र प्रदेश में रेड्डी परिवार, बंगाल में बनर्जी, ममता बनर्जी का खानदान, क्योंकि उन्होंने अपने बाद अपने भतीजे को आगे कर दिया है, जैसे मायावती ने अपने बाद भतीजे को आगे कर दिया, भतीजे के बेटे को आगे कर दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए आसान हो जाता है इन परिवारों को और वंशवाद को निशाने पर लेना और लोगों को इस बारे में कन्विंस करना कि वाकई ठीक नहीं है देश के लिए। मोदी को सुनिए। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए।
आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। आप समझिए, आपका, बेटे का, नाती का, 3 जनरेशन आगे भी अगर आपको अपना सलामत रखना है तो आज की तारीख में आपको बीजेपी को वोट देना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो लीडरशिप शिफ्ट है अपनी पार्टी के भीतर, उस शिफ्टिंग के जरिए जानते हैं कि वो आगे जो पीढ़ियां आएंगी उन पीढ़ियों को बीजेपी के संकल्प के साथ जोड़ करके वो आगे बढ़ाएगी और देश के बारे में सोचेगी। रणनीतिक तौर पर हिंदुस्तान की राजनीति में नरेंद्र मोदी की सोच के राजनेता आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। इतिहास जब पलट करके समय को देखेगा तो आपको इस बात का अंदाजा होगा। अब 2 बातें आपने समझ ली कि 70 पार के लोग नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी अकेले ही उनको हाशिए से बाहर कर देंगे। उनके जो खानदान के लोग हैं जो राजनीति में आएंगे, उन लोगों के लिए नरेंद्र मोदी अपनी नई टीम तैयार करें नौजवानों की। वो कौन से हो सकते हैं? हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, जगन मोहन रेड्डी। इस तरह के नेता भारत की राजनीति में होंगे जो या तो अपने परिवार के जरिए चल रहे हैं, जात के जरिए चल रहे हैं, या व्यक्ति पर आधारित हैं। और इन लोगों से जैसे ही परिवार और जाति का आधार नरेंद्र मोदी खींचेंगे, उस दिन ये सभी नेता जमीन से खिसक जाएंगे और बीजेपी की जो नई टीम होगी वो भारी पड़ती चली जाएगी। तो आपको 10 साल के आगे की राजनीति में बीजेपी के इतर कोई और राजनेता, कोई और दल आपको नजर नहीं आएगा। अगर आप 10 साल की राजनीति और नरेंद्र मोदी की रणनीति, इन दोनों को एक साथ जोड़ करके देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो अब क्या क्या करप्शन, कौन कौन से चेहरे आएंगे और क्यों ये वंशवाद और करप्शन को लेकर के मोदी चल रहे हैं? क्योंकि उसी वंश के भीतर चैलेंज करने वाले नेता पैदा हो रहे हैं जो बीजेपी को चैलेंज करेंगे आने वाले समय में, चाहे वो तेजस्वी हों, अखिलेश हों, राहुल गांधी हों, जगन मोहन रेड्डी हों। तो इन सब लोगों को डिस्क्रेडिट करना है तो इनके करप्शन को सामने लेकर के आइए। तो यह जो करप्शन के मामले हैं नरेंद्र मोदी उठाते हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के घर पर हो, या मुलायम सिंह के परिवार के ऊपर हो, या फिर अरविंद केजरीवाल के ऊपर हो, या हेमंत सोरेन के ऊपर हो, सिर्फ इसलिए है कि इन सब लोगों ने इस देश को लूटा खसोटा है और नुकसान किया है। इसलिए जैसे ही वंश बाहर जाएगा इस भ्रष्टाचार के हमले से, वैसे ही वो पूरी ज़मीन राजनीति की खाली होगी और वहाँ नरेंद्र मोदी की नई टीम है वह खड़ा हो जाएगी और हिंदुस्तान की खातिर जो संकल्प लेकर के नरेंद्र मोदी और बीजेपी या संघ चल रहा है 2047 में विकसित भारत का, वो पूरा कर पाएगी। भारतीय राजनीति में इन 3 राज्यों में जो कमान सौंपी गई है 3 अलग अलग लोगों को, वो निपट कम जानने वाले लोग थे लोगों के बीच में, संघ के लोग हैं और वो बड़े सिपाही और सूरमा हैं संघ और बीजेपी के। और यही संकेत इस बात का है कि 2024 की राजनीति में बीजेपी और संघ किस तरीके से भारत में फिर से अपनी सत्ता की वापसी की कोशिश करेंगे और 2047 के लिए नरेंद्र मोदी की अगुवाई में संगठन और संघ, यह दोनों विकसित भारत की तैयारी कैसे कर रहे हैं। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक ले दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।